नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज धाकड़ एक्सक्लूसिव के पहले हिस्से में दीदी के आखिरी दांव की बात करते हैं। वाहरे बंगाल और वाहरे बंगाल का चुनाव। आज शाम 5 बजे भवानीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन उससे कुछ ही घंटे पहले जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए। ममता बनर्जी की चुनावी सीट भवानीपुर में बीजेपी नेता दिलीप घोष पर जानलेवा हमला हुआ। तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी का यह कहना है कि यह हमला टीएमसी के इशारों पर हुआ और टीएमसी के लोगों ने किया। देखते ही देखते हाथापाई और झड़प जानलेवा हमले में तब्दील हो गई। हालात ऐसे बन गए कि दिलीप घोष की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को दिलीप घोष की जान बचाने के लिए हथियार तक निकालना पड़ा। भवानीपुर में घटी इस पूरी घटना पर टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता कुंदन सिंह ने ये रिपोर्ट भेजी है। दिलीप घोष बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। आज भवानीपुर के जगू बाजार में दिलीप घोष को मारने की कोशिश की गई। दिलीप घोष के मुताबिक हमला करने वाले लोग टीएमसी के गुंडे थे, जिन्होंने पहले उनके साथ हाथापाई की और फिर उन्हें जान से मारने की फिराक में थे। सबसे पहले आप हाथापाई की तस्वीरें देखिए। एक सवाल ये है कि लोकल बॉडी का इलेक्शंस है, अभी भी आप लोग की जो मांग है वो बंगाल बैलेंस को लेके है और वो कह रहे हैं कि आउटसाइडर न्याय के लिए मांग को समाप्त करना चाहिए जब तक पूर्णतः न्याय नहीं मिल जाता। भीड़ के बीच में फंसे दिलीप घोष और उनके चारों तरफ से उन पर हमला करते लोग। हालात इतने खराब हो गए कि दिलीप घोष की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड्स को अपनी पिस्तौल तक निकालने पड़ी। देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी दिलीप घोष को बचाने के लिए अपनी बंदूकें हवा में लहरा रहे हैं। मेरे सुरक्षा बलों का ऊपर भी अटैक हुआ और जब मेरे ऊपर अटैक होने का परिस्थिति बनी, मेरे धक्का मुक्की किया गया, मजबूरी उन्होंने बंदूक निकाला। इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर अगर चुनाव को पहले होता है, गुंडों का हाथ में पूरी स्थिति जाती है। शासन प्रशासन कहीं दूर दूर तक नहीं है। जिस प्रशासन के मुखिया यहाँ मुख्यमंत्री खुद उम्मीदवार है, वहाँ अगर कानून व्यवस्था की इतनी और कमजोर है और लापरवाही है तो कैसे चुनाव पूरा हो पाएगा। भीड़ की हिम्मत देखिए। बॉडीगार्ड्स के बंदूक निकालने के बाद भी हमला कर रहे लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिलीप घोष की सुरक्षा में 4 से 5 सुरक्षाकर्मी तैनात थे और वो किसी तरह से दिलीप घोष को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मेन पावरफुल तो अर्जुन वो दौड़ रहा था। क्यों? अच्छा किसको हाथ में दिखाओ, सब हाथ दिखाओ, सब हाथ दिखाओ ना, वो बात छोड़े, सब हाथ दिखाओ। एनी आम, कोई किसी का हाथ में आर्म्स है, कोई ईंट पत्थर टुकड़ा, कोई स्टोन। अगर अभी हम धमाका करेगा, ए मार रहा है, मारो 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 मारो, ये सब नटंकी यहाँ नहीं चलेगा। ये भवानीपुर है, ये हमारा घर है भवानीपुर। ममता ये टाइगर की डेन नहीं बल्कि लायन की गुहा है। इस घटना के तुरंत बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ट्वीट कर टीएमसी पर निशाना साधा। दिलीप घोष ने कहा, भवानीपुर के जगू बाजार में टीएमसी के गुंडों की तरफ से मुझे मारने की कोशिश की गई। ये सत्तासीन सरकार की भयावहता दिखाता है। क्या इस घटना के बाद लगता है कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव संभव है? अगर हमारे जैसा नेता कार्यकर्ता एमपी का ऊपर अटैक होता है तो सामान्य जन घर से निकल करके पोलिंग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव को रद्द किया जाए, स्थगित किया जाए। जब वातावरण अनुकूल होगा और चुनाव कमीशन अपने कार्यकर्ताओं का, अपने उम्मीदवार का सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे, तब चुनाव होना चाहिए। तब तक इसको रोका जाए। भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को वोटिंग होनी है और सोमवार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। भवानीपुर उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने वकील प्रियंका टेबरेवाल को मैदान में उतारा है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस चुनाव में जीतना जरूरी है, क्योंकि इस साल मई में आए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में उन्हें नंदीग्राम सीट से हार का सामना करना पड़ा था।
यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे ममता बीजेपी की जब रैली हो रही, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं, टीएमसी के समर्थक यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उनको रोका था, लेकिन उस वक्त अचानक उनके सुरक्षा कर्मियों और पुलिस के बीच में पुलिस जो सुरक्षा कर्मी थे, जिसमें ज्यादातर पार्लियामेंट्री के फोर्स के जवान होते हैं, सीआरपीएफ के लोग होते हैं, उन्होंने बंदूक निकालकर उनको रोकने की कोशिश की और इसके बाद ये तमाम बवाल कट गया। टीएमसी का आरोप है कि क्या एक लोकतांत्रिक तरीका है कि लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। सो ये एक तरह से जो पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है कि किस तरीके से एक दूसरे के प्रति पार्टी आपने सामने आती है और लगातार धरना प्रदर्शन करके अपने नेताओं को एक तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। हालांकि आप जाके देखिए कि पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं, सीनियर्स जो कोलकाता पुलिस के लोग हैं वो वहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ये स्थिति है कि अभी स्थिति तनावपूर्ण है और ज़्यादातर टीएमसी के जो आपको वॉलंटियर्स दिखेंगे, जो कार्यकर्ता दिखेंगे, वो एग्रेसिव हैं और प्रोटेस्ट लगातार उनका जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट बापीदा के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत, कोलकाता। यह है तो एक उपचुनाव, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने यानी कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर यानी कि इसी गुरुवार को भवानीपुर सीट में चुनाव होने वाला है, वोट पड़ने वाली है और इसी वजह से आज जब आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत जमीन पर दिखाई। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। अस्सी नेता, 80 जगहों पर चुनाव प्रचार। और जमकर हंगामा, मारपीट और हिंसा। ये भवानीपुर में चुनाव से पहले बंगाल की तस्वीर है। चुनाव के बाद हुई हिंसा को इस बार भवानीपुर चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया। इसी कड़ी में आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी हिंसा में मारे गए अभिजीत सरकार के घर पहुंचे, बेलाघाट में उनके परिवार से मिले, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद अभिजीत सरकार के घर उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे थे। पिछले चुनाव में पोस्ट पोल वायलेंस हुई है। यू हैव an example of a very bright, dedicated कार्यकर्ता whose life was snatched away. How can we forget that? So we will make it an issue. अभी डर है आपको कि क्या, क्योंकि आपके इलेक्शंस कैंपेन में इश्यूज है कि लोग फ्रेंकली घर से बाहर निकल के वोट नहीं दे पा रहे हैं या डर? देखिए वायलेंस का always the objective is you use violence as an instrument to instill fear in people's minds. Okay? और लोगों को आप डर फैला करते हैं कि आप देखिए नहीं आया, अगर आप हमारे लिए वोट नहीं कर रहे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब क्या इसकी अभी सिचुएशन है? मैं परसों रात को आया हूँ। मैं तो सिर्फ अपील करूंगा लोगों से, आपके माध्यम से ये अपील करूंगा लोगों को कि बिना डर के सब लोग आए, अपनी वोट कास्ट करें। 2 मई को बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा हुई, जिसमें बीजेपी नेता अभिजीत सरकार की मौत हो गई थी। 4 महीने से अभिजीत सरकार का शव उनके परिवार वालों को नहीं दिया गया था। कुछ दिनों पहले जब बीजेपी के विरोध के बाद उनका शव परिवार वालों को सौंपा गया, तो बीजेपी ने इसे भवानीपुर के लिए मुद्दा बना लिया। 2 मई को चुनाव के बाद अभिजीत के साथ क्या क्या हुआ, ये उनके भाई से सुनिए। 1:30 बजे के अंदर तब हम लोग, ये है बीजेपी का पार्टी ऑफिस, तो यहाँ पे हम लोग टीवी देख रहे थे। मैं और मेरा भाई रिजल्ट देख रहा था। उसी टाइम पे यहाँ पे बमबारी चालू कर दिया। हाँ, बमबारी चालू, एक बड़ा सा झुंड आ गया, एक तो बम वहाँ पे गिरा। हम तुरंत गया, पुलिस को बोला, पुलिस वाला आया, पुलिस वाला का सामने टीएमसी का लड़का हम लोग की तरफ बम मार के छोड़ दिया। तो उसका वीडियो भी है। अब मुझे ये क्या है, ये आप बता रहे थे कि वो शिल्पकार थे, मतलब मूर्ति बनाते थे। यहाँ उसका मूर्ति रहता था, बहुत सा मूर्ति। ये मूर्तियाँ उन्हीं के बनाई भीतर है बहुत सा। अभी तो ये खाली हो गया थोड़ा सा। हाँ, ये प्लीज। हाँ, देखिए, ये उस शिल्पकार थे, ये उसका बना हुआ चीज था जो अभी बहुत सा था, सब तोड़ फोड़ कर दिया। अभी इसको साफ कर रहे हैं हम।
बहुत से मूर्ति यहाँ पे ये उस दिन 2 मई को तोड़ा गया था। हाँ, ये गाड़ी है अभिजीत का, इसको तोड़ा। ये गाड़ी है जिस गाड़ी से वो पार्टी ऑफिस जाता था। देखिए उसका नेम प्लेट है, वो जिस पद में रहता था। पार्टी का फ्लैग जो गाड़ी के सामने था, ये मतलब ये बीजेपी का ये जो हाँ जो यहाँ पे था, हाँ इसको तोड़ दिया। गाड़ी देखिए उसका नेम प्लेट है, कैसे वो जो जहाँ जहाँ जाता था उसका उसी दिन तोड़ा गया था। उस दिन ये जो पूरा देखिए जहाँ खिड़की वगैरह जो है, मूर्ति जो है, सबको तोड़ा गया। ये जो आइडल था जो ऑलरेडी दुर्गा पूजा को लेके बनाने थे। हाँ ये हाँ ये यहाँ से पूजा के लिए जाता था हर जगह। अभिजीत के भाई के मुताबिक 2 मई को टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ उनके भाई को मारा बल्कि लूटपाट की और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। गहना सोना पैसा उसा है सब लूट लिया। फिर हम तीनों को मारते मारते बाहर निकाला और अभिजीत को जो सीसीटीवी का तार है, ये देखिए ऐसे तार रहे, उसको गले में ऐसे टान के वहाँ गेट के तरफ ऐसे खींच के मारा। तभी उसके नामों से खून निकल गया, वो गिर गया जिस टान रहा था। फिर उसको रगड़ते रगड़ते ये जगह पे लेके आया। कौन सी जगह पे? पहले वो जगह पे है, उसको लेके आया। और ये जो ब्लॉक ईट है कॉरपोरेशन का, सब लोग उसको डंडे से हाथों से लात घुसा मार रहा था, यानी कि पीट रहा था। और कुछ आदमी ईटा से पूरा सर एकदम फटा दिया। जो सर का हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी जो है उसका, हाँ उसका 3 टुकड़ा कर दिया पूरा। तो मतलब कौन लोग थे? कुछ देने के बाद हम इतना बार फोन कर रहे हैं और तब हमको बंदूक लेके भगाया गया। फिर हम भाग गए। तब हम थाना में लाल बाजार में फोन कर रहे हैं कि सर आइए हमको बचाइए, मेरा भाई को मार डाला। पुलिस वाला यहाँ खड़ा था, सब देख रहा था कि जब तक वो मर ना जाए तब तक हम आएंगे नहीं। जब उसका मरना कंप्लीट हो गया तब आके उसको लास्ट हमारा मेरे माँ को बोला कि चद्दर लेके आइए, माँ तो रो रहा था। भवानीपुर में वोटिंग से पहले बीजेपी ने चुनाव के बाद की हिंसा को मुद्दा बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और शायद यही वजह है कि बीजेपी बार बार इस मुद्दे को उठा रही है और बीजेपी के नेता चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों का मामला उठाकर ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत, कोलकाता। बैटल ऑफ भवानीपुर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कुंदन सिंह और तमाल साहा दोनों हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ शिशिर बजोरिया, प्रवक्ता बीजेपी, और स्वयं पुरोहित, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस भी हमारे साथ है। पर पहले आपके पास आना चाहूंगी कुंदन, क्योंकि उस वक्त आप वहां मौजूद थे भवानीपुर में जब अचानक बातें बिगड़ गई और धक्का मुक्की की नौबत आ गई। आखिर हुआ क्या? हालात इतने खराब कैसे हो गए? देखिए, उस जगह पे एक रैली होनी थी, छोटी सी सभा होनी थी जिसमें शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष से लेके तमाम बीजेपी के लोग आने थे। दिलीप घोष थोड़ा पहले आ गए और उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्री प्लान था कि डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे, उस सभा स्थल से करीब 50 मीटर अंदर गए होंगे और जैसे अंदर जाके उन्होंने अपना पर्चा बांटना स्टार्ट किया। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और एक तरह से स्लोगन शाउटिंग स्टार्ट कर गए और जो लोकल बीजेपी के वॉलंटियर्स लेके गए थे उनके बीच में धक्का मुक्की, कमेंट करना, पहले से कमेंट से स्टार्ट हुआ, फिर एक दूसरे पे चिल्ला चिल्ली स्टार्ट हुआ और इसके बाद आपने नज़ारा देखा कि किस तरीके से रेस्क्यू करके निकालना पड़ा एक केंद्रीय मंत्री को, माफ़ कीजिएगा एक सीनियर बीजेपी लीडर को और एक सांसद को, जो एक ऑलरेडी उनको सुरक्षा मिली हुई है। और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद का जो माहौल था, इसके बाद का माहौल था कि करीब 1 घंटे लगातार स्पीच चलती रही अलग अलग नेताओं की और उससे 50 मीटर की दूरी पे लगातार टीएमसी के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर्स लेके लगातार शाउटिंग कर रहे थे। मीडिया वाले बातचीत कर रहे थे और मीडिया वाले बातचीत करने के दौरान उनका ये आरोप था कि बीजेपी के लोग आके कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की की, एक महिला के साथ मारपीट की और तमाम तरह के आरोप। लेकिन आप समझिए कि आप ये शायद देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं देख पाएंगी कि बहुत सारा विरोध होता, बहुत सारी दुश्मनी होती है, बहुत सारा डर का माहौल होता है, लेकिन लोग प्रचार करते हैं, अपने तरीके से जाते हैं, थोड़ा बहुत लोग आक्रोश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आक्रोश से स्तर का कि आप जो भी हैं कोई मायने नहीं रखता। और मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने देखा था कॉलेज स्ट्रीट के दौरान कि बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री थी, उनको भीड़ ने पुश करके वहां से भगा दिया था। तो खासकर कोलकाता के इलाके में उस तरह का वायलेंस शायद न हो, लेकिन एक अजब एक अंडर करंट सा माहौल है और जो वॉलंटियर इतने एग्रेसिव हैं कि वो एक तरह से ये मैसेज देना चाहते हैं अपने हाईकमान को लेके कि वो कितने
अस्तर तक विरोध से जा सकते हैं। और उसका नमूना हमने देखा कि भवानीपुर में किस तरीके से दिलीप घोष को जान बचा के वहां से बीजेपी का ये कहना है कि ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, पर किसी तरीके की पुलिस कंप्लेंट हुई है। तमाल, क्या आधिकारिक तौर पर इन लोगों की पहचान हो पाई है? कौन थे ये लोग? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप के बीच में जो अहम सवाल है कि पुलिस का क्या भूमिका रही। बीजेपी का मानना है कि पुलिस का भूमिका पे सवाल उठाया जा सकता है। उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने नज़ारा देखने के लिए प्रेजेंट थे उधर पे। लेकिन सीनियर पुलिस ऑफिसर से जब मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो प्रोग्राम था, जो शेड्यूल था, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उसके हिसाब से दिलीप घोष का उधर पे आना और डोर टू डोर कैंपेन करने का ऐसा कोई इंटीमेशन उन्हें मिला नहीं था। हालांकि इलेक्शन का माहौल है, पुलिस का प्रेजेंस हर जगह पे ज़्यादा होनी चाहिए, और जहां पे बीजेपी का प्रोग्राम होने की बात थी और जहां पे हुई, उससे जैसे कुंदन ने कहा 50 मीटर की दूरी पे ये घटना घटी है। सो पुलिस का मानना है कि दिलीप घोष उधर आए, उसका कोई इंटीमेशन उधर पे था नहीं। पद्मजा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इलेक्शन कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट से फीडबैक मांगा, रिपोर्ट मांगा। स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट दिया उसमें सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो घटना घटी है उसमें पुलिस ने अपना भूमिका ठीक से निभाई और सिचुएशन को कंट्रोल किया। और जहां तक आरोप की मामला है, उनका मानना है कि दिलीप घोष और उनके जो सहयोगी थे उन्होंने प्रोवोक किया। कहने की तृणमूल कांग्रेस का जो स्टेटेड पोजीशन है उसी को दोहराया गया है राज्य सरकार की रिपोर्ट में। किस तरीके से उन्होंने उकसाया? ये जो प्रोवोकेशन की बात की जा रही है, किस तरीके से उकसाया दिलीप घोष और उनके समर्थकों ने? तमाम देखिए पद्मजा, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। और तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि दिलीप घोष जब पहली बार जोधू बाबू बाजार की जो लेन है उस लेन के अंदर आए, वो पहले घुसने की कोशिश की एक वैक्सीनेशन सेंटर, एक हेल्थ सेंटर में, और तृणमूल कांग्रेस ने उसमें विरोध दिखाया। उन्होंने कहा कि जो उनका नैरेटिव है कि बीजेपी और कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन हेल्थ सेंटर में नहीं होना चाहिए, बट बीजेपी ने इसको साफ साफ नकारा है। बीजेपी का कहना था कि जब दिलीप घोष उस लेन के अंदर आए तभी से तृणमूल कांग्रेस ने स्लोगन रेज किया और एक माहौल बन गया जहां पे दिलीप घोष की सिक्योरिटी जो है उनको चिंता हो गई कि दिलीप घोष की सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। और हाथापाई में, हैकलिंग में एक ऐसा भी नौबत आ गया कि उनको बंदूक निकालना पड़ा। सो दोनों तरफ से चार्जेस, काउंटर चार्जेस आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस की भूमिका पे सवाल उठाए। जी बिल्कुल, और बहुत बड़ी खबर इस वक्त कमाल दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि जो रिपोर्ट मांगी थी चुनाव आयोग ने प्रदेश की सरकार से, तो प्रदेश की सरकार ने यह जवाब दिया है कि पुलिस अपनी भूमिका निभा रही थी, उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं हुई है, और जो उकसाने का काम किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। तमाल और कुंदन, आप दोनों का जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिशिर बजौरिया जी हमारे साथ हैं। आप अभी अभी चुनाव आयोग के पास से आए हैं। केंद्र सरकार का यह कहना है, शिशिर बजौरिया जी, कि हमने जो करना था किया, आप वहां पर जाकर के माहौल खराब कर रहे थे, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये शायद आप राज्य सरकार के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, राज्य सरकार का ये वर्जन है। पद्मजा जी, ये जो घटना हुआ उसके ठीक 1 घंटा पहले एक और घटना हुआ। वो घटना हुआ शीतला मंदिर के पास में हमारे सांसद अर्जुन सिंह जी के संग, उनके संग मारपीट हुआ, धक्का मुक्की हुआ। ये टीवी के पर्दों में क्या देखा गया कि वही चेहरे, वही लोग, वही कपड़े पहन के जो 1 घंटा पहले शीतला मंदिर पे दिखे, वही के वही, ये जिसको बोलते हैं एक फ्लाइंग गुंडों का स्क्वाड, आके यहाँ जोधू बाबू बाजार के सामने हमारे दिलीप दा के संग बदसलूकी किया, मारपीट किया, धक्का, जिसमें हमारे 3 कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह जख्मी हुए, अस्पताल में है। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो आप बता रहे थे, तमाल ने जो खबर दिया कि उनके सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार का जो रिपोर्ट, तो ये जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, ये क्या शून्य में करी, नेपथ्य में करी, पर्दे के पीछे करी, कहा? किसी भी टीवी के पर्दे में एक भी सादा कपड़ा पहना हुआ कलकत्ता पुलिस का तो ना सिपाही ना अफसर दिखा। बताइए, ये जो स्वयं पुरोहित जी, नहीं बताया, पुलिस कह रही है हमने सब कुछ किया। दिखा दीजिए, एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां कोई पुलिस वाला दिख रहा है भीड़ को पीछे करते हुए। सारी तस्वीरें हैं सामने। ये वो आप केवल देखेंगे केंद्र बल जी के लिए मैं एक बात बोलूंगा। पुलिस ने ये कहा कि उनको पता नहीं। इनको चुप, मैंने भी इनके बीच में एक मिनट आप बोलिए बाजूरिया जी, आप बोल लीजिए। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, इनकी बात करने दीजिए। धन्यवाद।
अच्छा, जहां तक ये है कि इनको पता नहीं था, हमारा आज पर्चा बंटने का प्रोग्राम था, जिसके कि पहले से कोई बताने का दरकार नहीं है। मगर कलकत्ता पुलिस को हर चीज पता होता है। जब उनको हमारे महिला पार्टी से बदसलूकी करना होता है, हाथ पकड़ के डीसी को तानना होता है हमारे महिला पार्टी का, तब तो वो ठीक उनको पता होता है, ठीक पहुंच जाते हैं। हमारे 3 सांसदों को डीसी ने खुद मारा, वो वहां पहुंच जाते हैं, वहां उनको पता होता है जहां उनको पता होना चाहिए। हाँ जी, अब आप बताइए स्वयं पुरोहित जी, कहाँ थी पुलिस? कहाँ थी पुलिस जब ये धक्का मुक्की हो रही? हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस अपना काम एकदम बाखूबी, आप एकदम बेफिक्र रहिए, पुलिस अपना काम करती है। मगर कहां से ये चीज शुरू हुई? आज चुनाव का नहीं, पहले इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। तस्वीरें सबके सामने हैं, इन तस्वीरों में अगर आप दिखा पाए कि जब भीड़ उग्र हो रही थी तो पुलिस कहाँ थी? आपको नहीं लगता कि पुलिस ड्रेस पहन के घूमती है? आपको ऐसा नहीं पता कि पुलिस सादी ड्रेस में भी घूमती है? अच्छा, ये सादी वर्दी में पुलिस थी? सादी वर्दी में दिखा दीजिए कहाँ थी पुलिस। चलिए, सादी वर्दी में होगी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होगी, इनमें से कौन से लोग हैं जो कि भीड़ को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि दिलीप घोष वहां बिना अनुमति लिए, बिना कुछ किए वहां पे जो गन निकाली सिक्योरिटी गार्ड ने, ये इजाजत उनको देता है क्या संविधान? स्वयं पुरोहित जी, अगर मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान भी लूं, अगर कोई बिना अनुमति के जाएगा तो क्या उसको धक्का मुक्की करके पिटाई करने की कोशिश की जाएगी? ये कहाँ लिखा है संविधान में? अनुमति का धक्का मुक्की आप बोल रहे हैं टीएमसी के लोगों ने की है। मैं कह रहा हूं 1000 रुपया आपने, जनता का आक्रोश है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता है, ये जनता जवाब दे रही है इनको। जनता इनको, अरे सिंहासन पे तो बंगाल में वैसे आप हैं। बंगाल नहीं, ये पूरे 2024 की लड़ाई है। अच्छा, 2024 के सिंहासन के लिए जनता उग्र हो रही है। बताइए शिशिर बजौरिया जी, ये 2024 का एडवांस गुस्सा है। 1 लाख वोट से कम से कम ममता दीदी ये चुनाव जीतेगी। बोलने का नहीं होता है तो बोलते हैं जनता का आक्रोश है। तो कानून व्यवस्था के तो जिम्मेदार आप हैं, तो उनको क्या हिरासत में लिया गया? जो 8 लोगों को हमने चिन्हित किया, जो आपके नेता के लोग हैं, उनके जो गुंडा बाहिनी के हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाके गुंडागरी करते हैं, क्या आपने उन्हें हिरासत में? आपने गन निकाली है पब्लिक पे, आपके सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक निकाली है वहां पे। ये आपको संविधान अलाउ करता है? आपका सिक्योरिटी गार्ड वहां पे बंदूक निकाल के पब्लिक ये है आपका कानून व्यवस्था? ये संविधान आपको अलाउ करता है क्या? आप हमको बताइए। आप केंद्र से आप नेता ले आते हैं। देखिए, दिलीप घोष चुनाव हार गए। अब दिलीप घोष चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे मई में आ गए। अरे भैया, ममता बनर्जी हार के यहाँ पर आई है। नहीं, पर किसी की हार और जीत से इस तरीके का भीड़ तंत्र हावी होने का क्या लेना देना है? कोई हार गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको पीट पीट के मार डालें। स्वयं पुरोहित जी, ये तो आप अलग ही यहाँ पर संविधान लागू कर रहे हैं। नहीं, किसी ने नहीं मारा है, किसी ने किसी को। देखिए, अगर कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं मारा तो ये ममता बनर्जी की सरकार है। हमारा मेरी बात सुनिए। अभी आपने एक बात कही, एक मिनट, आपके रिपोर्टर ने एक बात कही, दिलीप घोष वहां पे हेल्थ सेंटर में गए। आपको मैं बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए, पिछले अगस्त महीने में 15 दिन के लिए एक पखवाड़ा ममता बनर्जी ने चलाया था कि 15 दिन तक द्वारे सरकार। उस द्वारे सरकार में कोई भी नेता नहीं जाएगा। उस द्वारे सरकार में जनता की मांग सुनी जाएगी। एक भी नेता की आप तस्वीर दिखा दे उसके अंदर में। अच्छा, शिशिर बजौरिया जी, दो इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, दिलीप घोष के ऊपर लगाए जा रहे हैं। एक कि आप बिना अनुमति के एक हेल्थ सेंटर में गए, दूसरा क्योंकि आप बिना अनुमति के हेल्थ सेंटर में गए इसलिए लोग की नाराजगी इस तरीके से व्यक्त हुई है। शिशिर बजौरिया जी। पद्मजा जी, बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, दिलीप घोष जी कोई हेल्थ सेंटर में नहीं गए। जोधू बाबू बाजार के सामने में वहां पे सड़क पे टीके दिए जा रहे थे। वहां पर जो इनका व्यवस्था था वो सड़क पे था। वहां पे नहीं होता है, आपको जब जानकारी के लिए बुलाए, भैया मेरे मैं बोल दूं। अच्छा, बस लगी रहती है सड़क पे, टीके नहीं वहां जब बगल में गए, वो बस है, आप पता करिए हिंदुस्तान। अचानक वही लोग हावी हुए इनके ऊपर जो 1 घंटा पहले अर्जुन सिंह जी पे हावी हुए थे। इसका जरा व्याख्या दे दे मेरे भाई। ये जनता का आक्रोश है कि वही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हमारे नेता को पीटते हैं। यहाँ के लोगों को अच्छा, जनता का आक्रोश है तो कानून व्यवस्था के दिलीप घोष की बात आप नहीं है क्या? आप नहीं संभाल सकते कानून व्यवस्था?
छोड़ दीजिए सरकार। जो बोलते हैं दीदी को साड़ी नहीं बरमूडा पहनना चाहिए। 30 तारीख के ये किसी अलग ही दिशा में जा रही है पूरी चर्चा। प्लीज स्वयं पुरोहित जी मुद्दे पर रहते हैं और मुद्दा यही है, मुद्दा यही। एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। 2 मई को चुनाव के नतीजे आने के बाद पोस्ट पोल वायलेंस होता है, एनएचआरसी की टीम जाती है जादवपुर में, उनके साथ हाथापाई होती है। ये बात बकायदा कलकत्ता हाईकोर्ट में दर्ज कराई जाती है। आप भवानीपुर का उपचुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर प्रचार करने जाते हैं, उनके साथ हाथापाई होती है। ये थोड़ा तो सवाल उठेंगे ना कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है, चुनाव व्यवस्था की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन पर है, सवाल तो उन्हीं से पूछेंगे ना। वहां पे उनको धक्का देके भगा दिया वहां की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ये लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लोकतंत्र और भीड़ तंत्र में बहुत फर्क होता है। अरे स्वयं पुरोहित जी, आप कैसे कह रहे हैं किसी के साथ धक्का मुक्की करना लोकतंत्र कब से हो गया? आपके लॉजिक से तो ये कहेंगे कि फिर दंगे भी लोकतंत्र है, कि लोग नाराज हो गए तो दंगे कर दिए। ये भीड़ तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। देने पड़ रहे हैं 1000 रुपया, ये पब्लिक जन आक्रोश है। सर जन आक्रोश अगर है भी, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं कि ये जन आक्रोश है, तो किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत है क्या? किसी भी प्रदेश में क्या किसी भी प्रदेश की सरकार ये इजाजत देती है कि लोगों को कानून हाथ में लेने दें? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप पिस्तौल दिखाएं, आप उसी जनता को पिस्तौल दिखाएं जिनके लिए नहीं सर, पद्मजा जी, शिशिर बजौरिया जी, आपने पिस्तौल दिखाई, उनको नाराजगी दिखाई। आपने पिस्तौल जनता के, देखिए ऐसा है कि कलकत्ता पुलिस वाला था जिसको ये खुद मान गए, बोलते हैं कि वो पोशाक में नहीं थे, वो सादे ड्रेस थे, ये खुद मान गए। कानून व्यवस्था का ड्यूटी कभी भी सादे पोशाक में नहीं होता है, वो गोविंदा का होता है, वो खुफिया एजेंसी का होता है। इनको यदि ना पता हो तो इनकी जानकारी ले लें। दूसरा, जब कुछ नहीं तो वहां पर एक बहुत बड़ा घटन घटने वाला था, तो वो सेंट्रल प्रोटेक्टी है, वो केवल लोगों को डरा के वहां से नेता को बचा। एक सेकंड स्वयं पुरोहित जी, आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये जो वीडियो दिलीप घोष का चल रहा है, उन्होंने खुद एक दूसरे एंगल से एक वीडियो फेसबुक पर डाला है, और इस वीडियो को अगर शुरू से देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि धक्का मुक्की, ये जो आप गन की बात करें कि पिस्तौल क्यों लहराई गई, जनता को पिस्तौल क्यों दिखाई गई, क्योंकि ये उनके सुरक्षा कर्मी है, उनका काम है सुरक्षा करना। और शुरू में अगर आप पहले के 30 सेकंड देखते हैं तो सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पिस्तौल उस वक्त तक नहीं निकाली थी और लगातार उनके साथ हाथापाई की जा रही है, लगातार पीछे से आके उनको धक्का दिया जा रहा है। ऐसे में आप बताइए कि स्वयं पुरोहित जी, एक सुरक्षा कर्मी जो कि एक सांसद के साथ है, उसको क्या करना चाहिए? अगर पुलिस नदारद है, अगर लोग धक्के मार रहे हैं, तो एक सुरक्षा कर्मी को क्या करना चाहिए? डंडे से मारेगा, धक्का देगा। डंडा नहीं है, आप बंदूक दिखाएंगे। डंडे से क्यों नहीं मारा? डंडे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। चलिए, डंडे से मारना चाहिए था। संविधान में लिखा है बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया पुरोहित जी, वो तो बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। मतलब आप इंतजार कर रहे हैं, वो केवल डर दिखाया जैसे आपकी पुलिस कहाँ थी मेरे भाई? आप जो खुद मान गए, आप जो खुद आज टीवी के पर्दे में मान गए कि पुलिस नहीं थी, वो सादे पोशाक में थी। इतना समझ लीजिए, अपने पुलिस से पूछ लीजिएगा कि कानून व्यवस्था सादे पोशाक में नहीं होता है। यदि कोई कानून व्यवस्था में सादा पोशाक पाया है तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। जी एक सेकंड, मैं आपको और जो दर्शक हैं उनको एक बयान सुनाती हूं टीएमसी नेता मदन मित्रा का, जब बयान आया इस पूरी घटना के बाद। सुनिए। ये शुभेंदु अधिकारी जो आएगा वो चिल्ला रहा है, शायद उसका आखिरी मीटिंग है ऑपोजिशन लीडर होने के नाते, क्योंकि अभी दिलीप को नौकरी किया था, तो 3 तारीख ममता की रिजल्ट निकालने के बाद इसको भी नौकरी चला जाएगा। और ये लोग जो चिल्लाते हैं, जो बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, विरोधी पार्टी को मीटिंग करने नहीं देते हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा ऑफिस है, ये मदन मित्र का ऑफिस है। अगर हम लोग चाहते हैं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इसको मीटिंग बंद करना, लेकिन वो चिल्ला रहा है, इसका माने लोकतंत्र है और तृणमूल कांग्रेस इसको अलाउ करते हैं।
बताइए शिशिर भजौरिया जी, मदन मित्रा जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र इसलिए जिंदा है क्योंकि टीएमसी इसकी इजाजत दे रही है। शुभेंदु अधिकारी आज सभा कर पाए क्योंकि मदन मित्रा ने उनको इजाजत दी। आज टीएमसी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जो 8 गुंडे दिखे दोनों वारदात में, दोनों जगह में, उनका सीधा सीधा ताल्लुकात इसी तृणमूल के नेता से है जो अभी बोल रहे थे। और वो तो बोल रहे हैं, हम मिनटों में कदम कर देते हैं। अरे एक बात इनका मानना पड़ेगा, ये सत्य बोलते हैं, उल्टे तौर पे एकदम सत्य बोलते हैं। यही बात आज फिराद हकीम ने भाजपा वालों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। और जो ये भाजपा वाले बोले अभी तो आप इसी टीवी में देखे हैं कि मैं मिनटों में खत्म कर देता। ये क्या मिनटों में खत्म कर देता है? ये लोकतंत्र है? भैया आपके 8 लोग हैं, बोलिए नाम पढ़ूं। चलिए, लोकतंत्र क्या है और उसका सबसे सही पैमाना होता है चुनाव। कुछ ही घंटों में 30 तारीख को भवानीपुर का उपचुनाव हो जाएगा और ये पब्लिक है, ये वोटर है, ये सब जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं और चुनाव के नतीजे बता देंगे कि वो किसको सही मानते हैं। शिशिर भजौरिया जी, स्वयं पुरोहित जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त 10 बड़ी खबरों पर एक नजर।